हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इंटरेस्ट सब्सिडी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि 2020 में इस सब्सिडी को लेकर आया गया था, लेकिन हम इसको और नए अपडेट के साथ में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको अदर प्रोडक्ट यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट के अंदर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है। इसमें हम आपको एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, हम आपको इसमें डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर कैसे मेंटेन करना है उनके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन सी सब्सिडीज इसके अंदर होती है, कैसे आपको अप्लाई करना है और किसके थ्रू इसमें वर्किंग करनी है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। दोस्तों, हम लोग लेकर आते हैं गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई सब्सिडीज के ऊपर वीडियोस। तो शुरू करते हैं इसको और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बात करते हैं, ये वीडियो मैंने जनरली किसान भाइयों के लिए सब्सिडी है, तो मैंने इसी कारण से इसको प्रॉपरली पूरा हिंदी के अंदर तैयार किया है ताकि किसी भी प्रकार का किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। दोस्तों, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने आप में एक स्पेसिफिक सब्सिडी है, जिसके अंतर्गत आप कोई भी अगर लोन ले रहे हैं, जो अभी हम बात करेंगे किससे रिलेटेड है, तो उस केस में आपको 3% का ब्याज का सब्सिडी आपको मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ मिलेगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं। ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2020 में एग्रीकल्चर को यानी कि एग्रीकल्चर उससे जुड़ी हुई एलाइड एक्टिविटीज हैं, उनके लिए लाया गया था। इसके अंतर्गत कोई भी किसान है, एफपीओ है, सोसाइटी है, जो सहकारी समिति है या एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, तो उनके लिए अगर वो कोई भी फंडिंग उठा रहे हैं बैंक से, तो किसी भी चाहे इक्विपमेंट्स के लिए हो चाहे किसी अदर वर्किंग के लिए हो, तो ऐसे केस में उसके लिए इनको 3% के ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें सबसे पहले जो एक्टिविटीज का ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया था, वो ये था कि जो भी आपका फार्मर का जो प्रोड्यूस होता है, जो भी प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, चाहे वो जो भी फसल पैदा कर रहे हैं, वो क्या उसका प्रॉपरली भंडारण भंडारण यानी कि उसकी वेयर हाउसिंग से जुड़ी हुई जो भी फैसिलिटीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स है यानी दाने को छिलके से अलग करना, या अदर जो भी सर्विसेज हैं या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हैं, उनके लिए कोई भी अगर आपको फंडिंग की नीड है, तो ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से आप वर्किंग कर सकते हैं। अगला है किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिलाना, यानी कि जो भी उनका जो मिनिमम प्राइस है, वो एक अच्छा ऐसा प्राइस उनको प्रोवाइड कराना, जिससे कि वो किसान अपनी उस फसल के लिए प्रॉपर उसको अपनी वैल्यू को रिसीव कर सके। तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी क्षेत्र में बढ़ावा देना, जनरली एक्चुअली एग्रीकल्चर पर हमारी देखेंगे जाए तो हमारा करीबन 60% हमारी पॉपुलेशन निर्भर करती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जीडीपी में उसका बहुत ही कम योगदान होता है। ऐसे केस में गवर्नमेंट चाहती है कि जो प्राइवेटाइजेशन है, वो एग्रीकल्चर में अपना एक नया रूप दिखाए और साथ में अपने इस देश की जीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा इसका योगदान देने की कोशिश करे। सप्लाई चेन यानी कि आप देखेंगे कि जो भी सप्लाई चेन प्रोसेस होती है, एक एग्रीकल्चर प्रोसेस एक काफ़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को जनरली जॉब्स प्रोवाइड कराती है। तो ऐसे केस में जो भी सप्लाई चेन है, यानी कि गुड्स की अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है और जो फार्मर का जो प्रोड्यूस किया हुआ फिनिश गुड्स है, उसके लिए जो प्रॉपर एक सप्लाई चेन है, उसमें भी अपने आप को सुधार लाने की जरूरत होगी। कृषि उत्पादों को बेहतर प्रबंधन और ये करना। तो दोस्तों, ये वीडियो हिंदी में है तो थोड़ा सा आपको वर्ड अजीब लग रहे होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा ताकि आपके काम में ही समझ में आ जाए। योजना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? इसके अंदर दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग उपलब्ध कराई गई थी, जो कि यह फंड 10 साल के अंदर 2020 से लेकर 2030 तक के अंदर वितरित किया जाना था। लेकिन अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए, फंडिंग आपको जो उपलब्ध कराई जा रही है, वो सभी बैंक जो भी इस एआईएफ के साथ में एग्रीमेंट किए हुए हैं, उन सभी बैंकों को यह फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक अटैचमेंट में एग्जाम्पल के तौर पे एयू का एक एग्रीमेंट है, जो एआईएफ यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम में जो किया हुआ है, उसकी कॉपी मैं यहाँ पर आपको अटैच करूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि सभी बैंकों ने किस तरह से एग्रीमेंट किए हुए हैं और आपको ये गूगल पे भी उपलब्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इसमें 3% ब्याज की सब्सिडी है, लेकिन जो लोन है वो अधिकतम 2 करोड़ तक के ही लोन पे छूट मिलेगी। इससे ज्यादा के लोन पे आपको छूट नहीं मिलेगी। इसमें जो 2 करोड़ का लोन है, वो आप सीजीटीएमएससी स्कीम के माध्यम से भी ले सकते हैं, यानी सीजीटीएम यानी क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के माध्यम से भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, यानी विदाउट एनी कोलेटरल पे आप फायदा ले सकते हैं। जो मैक्सिमम पीरियड होगा लोन का रिपेमेंट का, वो 7 साल तक का हो सकता है, एक्सक्लूडिंग मॉर्टोरियम पीरियड, यानी मॉर्टोरियम पीरियड को आप अलग से काउंट कर सकते हैं। दोस्तों, कौन कौन एलिजिबल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैं कुछ पॉइंट अभी सोलर से जुड़ी हुई भी बातें करूंगा।
जनरली इसके अंदर जो इंडिविजुअल फार्मर है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, एग्री स्टार्टअप हैं, स्टेट और सेंट्रल की जो भी एजेंसीज हैं और एंटरप्रेन्योर्स हैं। दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो यह है कि एग्री स्टार्टअप का अगर लाइसेंस आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज इसके अंदर आपका कोई भी लोन आपने किसी फर्म के नाम से लिया, जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि एबीसी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, तो ऐसे केस के अंदर हमको इस सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। इस सब्सिडी को जनरली लोन को अप्लाई करने से पहले ही हमें आपको इसके अंदर एप्लीकेशन लगानी होती है और ध्यान रखना होता है कि आपका जो ब्याज का दर है वो 9% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें सोलर की जो कैटेगरीज हैं, चाहे वो कुसुम योजना के अंदर लगाए हुए भी लोन हैं, उनका भी इस सब्सिडी के अंदर फायदा लिया जा सकता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने योग्य जो बात है वो है 9% ब्याज की। और दूसरी जो बात है वो है कि आपकी फर्म के नाम से ना लेके आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये लोन लें, तो ही आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। किस प्रकार की प्रोजेक्ट फंडिंग के लिए किया जा सकता है? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस, ग्रेडिंग पैकेजिंग या ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, सोलर पंप, अन्य कुशल उपकरण, आपके जितने भी खाद्य प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, मवेशी चारा निर्माण और भंडारण की इकाइयां, ये सभी कर सकते हैं। और सोलर का भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, जिसमें मैंने कुछ शर्तें आपको बताई हुई हैं। ये सभी शर्तें वो इन बिजनेस पे भी लागू होंगी। अब इसमें लाभ कौन-कौन से हैं? आपको आर्थिक मदद मिलती है, रोजगार सृजन हो गया, आय में वृद्धि हो गई और बर्बादी में कमी हो गई। तो गवर्नमेंट कहीं न कहीं जो इंडिया का प्राइमरी सेक्टर है, उसके लिए इन फंडिंग्स को उपलब्ध करवाना चाह रही है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशंस की। डॉक्यूमेंटेशंस कौन-कौन से नीड होंगे? तो दोस्तों इसके अंदर आधार कार्ड हो गया है, पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट हो गया है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। ये है आपके नॉर्मल डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार रखने हैं। लैंड से जुड़े हुए पेपर हैं तो उसको आप ओनरशिप का प्रूफ, जमाबंदी की नकल या पट्टे की कॉपी, भूमि का नक्शा और भूमि का जो लैंड यूज सर्टिफिकेट है वो भी आपको उसमें दर्शाना होगा। अगर मान के चलिए आपने लैंड का कन्वर्जन कराया है तो उसकी भी कॉपी आपको साथ में अटैच करनी होगी। प्रोजेक्ट से जुड़े हुए केस के अंदर प्रोजेक्ट का जो बिजनेस प्लान है, टेक्निकल प्लान है या कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी आपको उसमें कॉपी आप अपलोड करनी होगी। लीगल रजिस्ट्रेशन अगर आप फार्मर प्रोड्यूसर या कोई ऐसे बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योरशिप है। बाकी अदर केस में कंसर्न लेटर और एनओसी अगर आपको किसी भी अपने जो भी आसपास की ग्राम पंचायत है या आपके जो भूमि के मालिक है उनसे, जैसे आपने लीज पे लिया है तो आपको कंसर्न लेटर भी दिखाने होंगे। फाइनेंशियल में आपकी बैलेंस शीट, आपको पूरे प्रोजेक्शंस हैं जनरली उनके अंदर ही सारे पेपर्स अपलोड हो जाते हैं। साथ में कि एक सिविल की रिपोर्ट होती है, फंड का यूज कैसे किया है, यानी कि आपका जो सोर्स ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड है उसके बारे में आपको दर्शाना है। बैंक और इनके दस्तावेज के अंदर जैसे बैंक गारंटी है या प्री अप्रूव्ड अपने संग से लेटर लिया हुआ है या लोन एप्लीकेशन है, तो ऐसे केस में भी आप इसे अप्लाई उसके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की अगर एप्लीकेशन लगाने की आपसे मदद चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमने कवर किया होगा। अगर कोई चीज़ मेरे से रह गई हो तो आप मुझसे क्वेश्चन में आंसर में पूछ कर भी अपने सवाल का जवाब हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।